जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और क्या हाल चाल है? ठीक है, चलिए इसी तरह से अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ जो है रहना बहुत जरूरी है, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज की कार्रवाई को चालू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बिंदु है, जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, है ना। उसके विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस वजह से जो है भारतीय संविधान का भारत में जो उतना महत्व है, ठीक उस चीज को जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, प्रत्येक दिन की भांति आज भी कह रहे हैं कि जो उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए। ठीक, तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज की कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। तो संविधान की विशेषताएं, जो हमारा भारतीय संविधान है, इससे पहले हमने 2-3 क्लास आपको पढ़ाया, आपको हमने बताया कि कैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग संविधान की विशेषताएं को पढ़ेंगे। तो संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, जो ये भारत की जो संविधान है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी संविधान, सबसे बड़ी लिखित संविधान है। भारत की जो संविधान है सबसे बड़ी लिखित संविधान है, विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान। ठीक, वहीं अगर सबसे पहले लिखित संविधान की बात करें तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास था। वहीं अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान, मतलब उसके पास लिखा हुआ संविधान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उसके पास संविधान है, लेकिन अब भारत के संविधान की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद है, एक कर्मबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, 22 भाग है, कर्मबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, 12 अनुसूचियां हैं, वो भी कर्मबद्ध तरीके से लिखी हुई है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो कर्मबद्ध तरीके से लिखा हुआ नहीं है। इस वजह से कहा जाता है कि ब्रिटेन के पास अपना अलिखित संविधान है, मतलब कोई लिखित संविधान नहीं है। तो भारत के संविधान के बारे में बात करें तो भारत का जो संविधान है विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। ठीक, वहीं मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और वही 8 गो क्या था? अनुसूची था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है 450 से प्लस अनुच्छेद है, वही जो है 25 गो भाग है, 25 भाग है और वही 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। इस वजह से जो है 12 क्या है? अनुसूचियां है। ठीक, 450 प्लस अनुच्छेद है, 25 भाग है, 12 अनुसूची है वर्तमान में। ये जो है साथियों, ये वर्तमान में है। और ये जो था इधर, ये मूल संविधान में है। जब हमारा संविधान क्या हुआ था? बन करके तैयार हुआ था, तो मूल संविधान में जो है इतनी सारे अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे। ठीक, अब ये जो अनुच्छेद ये बढ़ा क्यों, ये भाग जो है बढ़ा क्यों? तो बाद में जो है संविधान संशोधन हुआ, और संविधान संशोधन हुआ तो संविधान संशोधन होकर के कई सारे, मतलब एक भाग को हटाया भी गया, उसके बाद चार अनुसूची को जोड़ा भी गया, कई सारे अनुच्छेद को जोड़ा भी गया। जैसे कि संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार था, उसको जो है हटा दिया गया यहाँ से, है ना। इस वजह से जब समय समय पर संशोधन होते रहे, इस वजह से भाग और अनुसूचियों की संख्या क्या रही? संविधान में बढ़ती रही। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये जो था, ये तो मूल विशेषताएं थी संविधान की। अगर इसकी और विशेषता की बात करें, तो संविधान जो है, इसका निर्माण आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत दोनों से हुआ। संविधान का जो निर्माण है दोस्तों, ये आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत दोनों से हुआ। बाह्य स्रोत, अब ये आंतरिक स्रोत क्या है और बाह्य स्रोत क्या है, इसको समझेंगे। आंतरिक स्रोत वो है जो अंग्रेज जब 1757 के समय से भारत में अपना राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारत शासन अधिनियम तक जितने भी एक्ट और अधिनियम पारित हुए, उसमें से भी कुछ भाग को, कुछ चीजों को, कुछ अनुच्छेद को संविधान सभा ने अपनाया था और वो हमारे संविधान में उल्लेखित है। वहीं अगर बाहरी स्रोत की बात करें, तो जब संविधान का निर्माण चल रहा था तो हमारे संविधान सभाओं ने लगभग 60 देश के संविधान का अध्ययन किया था
और 60 देश के संविधान का अध्ययन किया, तो उसमें से जो बातें अच्छी लगी उस बाहरी स्रोत मतलब बाहरी देश के संविधान से अपना लिया गया, और जो बातें खराब लगी, जो नहीं भाया, उसको जो है छोड़ दिया गया। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहां से लगभग 250 प्लस अनुच्छेद ज्यों के त्यों हमारे संविधान में उल्लेखित है। इसलिए जो है भारतीय संविधान जो है उसको ये कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है ये भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है कार्बन कॉपी है? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के लगभग 250 प्लस अनुच्छेद जो है भारत के संविधान में सम्मिलित है। वहीं अगर भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो यहाँ से जो है द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया। जैसे कि भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, 2 सदन चलता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनात्मक प्रणाली को जो है भारत शासन अधिनियम 1919 से अपनाया गया है। विटो का अधिकार जो है वो भी यहाँ से अपनाया गया है। तो 1773 से लेकर के 1947 तक जितने भी अधिनियम या एक्ट पारित हुए, यहाँ से संविधान सभा ने जिस भी चीजों को अपनाया वो आंतरिक स्रोत कहलाया, और संविधान सभा ने 60 देशों का अध्ययन किया और वहां से जो चीजों को अपनाया वो बाहरी स्रोत कहलाया। ठीक, तो बाहरी स्रोत में संविधान सभा ने क्या क्या अपनाया उस चीज को आप देखते हैं। यहाँ पे उस चीज को जो है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान सभा ने आंतरिक स्रोत को तो अपनाया ही अपनाया, अब बाहरी स्रोत को क्या क्या अपनाया। ठीक, तो सबसे पहले बाहरी स्रोत में अगर ब्रिटेन की बात करें, ये सब जो है संविधान की विशेषता है। ठीक है, ये सब जो हम बता रहे हैं ये संविधान की विशेषता ही है। अगर ब्रिटेन से बात करें तो जब ब्रिटेन के संविधान को संविधान सभा ने पढ़ा तो यहाँ से जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया। क्या अपनाया संविधान सभा ने? संसदीय प्रणाली को अपनाया। ये हुआ संविधान की विशेषता। ये विशेषता ही तो है कि वहां से संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। फिर यहाँ से जो है एकल नागरिकता को अपनाया गया। एकल नागरिकता, जैसे कि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आपको वहां केंद्र सरकार से भी नागरिकता लेनी होगी और राज्य सरकार से भी नागरिकता लेनी होगी। वहीं अगर अपने जैसे भारत की बात करें तो यहाँ जो है एकल नागरिकता, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। तो जो एकल नागरिकता की जो प्रणाली है वो संविधान सभा ने ब्रिटेन के संविधान से ही अपनाया है, क्योंकि हम लोग को जो है भारत सरकार ने ही एकल नागरिकता दिया है। ठीक, राज्य सरकार ने तो कोई नागरिकता मुहैया कराया नहीं है। ठीक, और जो है हम लोग बिहार के नागरिक न होकर के सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक है, या कोई पश्चिम बंगाल के रहने वाला हो, या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, या पंजाब का रहने वाला हो, कोई भी अपने राज्य का नागरिक नहीं है, बल्कि अपने देश भारत का नागरिक है। इसलिए जो है कह सकते हैं कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान सभा ने कहां से अपनाया है? ब्रिटेन से अपनाया है। ठीक, ब्रिटेन से अपनाया। वहीं अगर अमेरिका की बात करें, जब संविधान सभा ने अमेरिका के संविधान को पढ़ा तो अमेरिका के संविधान से संविधान सभा ने मौलिक अधिकार को अपनाया। मौलिक है ना, मौलिक अधिकार को अपनाया। वहीं अमेरिका के संविधान से संविधान सभा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया। न्यायपालिका जो है स्वतंत्र तरीके से अपना काम करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया। वहीं अमेरिका से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो इस महाभियोग की प्रणाली को अपनाया। ठीक, तो ये सब जो है संविधान की विशेषता है जिसको भारतीय संविधान सभा ने बाह्य स्रोत से अपने संविधान में सम्मिलित किया था। ठीक, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब अमेरिका से लिया गया। ठीक, अमेरिका से लिया गया। उसके बाद न्यायिक स्वतंत्रता के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन ये भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। जब मौलिक अधिकार की बात करें तो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। हमें जो है यहीं पर आप समझ लीजिए कि हमें जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे पहला हो गया समानता का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, इसकी जो है चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है।
और ये जो है समानता का अधिकार है। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हो गया साथियों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर के आर्टिकल 19 से 22 तक जो है 19, 20, 21, 22 इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। एक हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उस अधिकार की बात की गई है। ये है अनुच्छेद 19 और 20 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा है 23 और 24 में, 19, 20 में नहीं है, 23 और 24 में, 23 और 24 में, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, आप सुनते चलिए। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 इसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। क्या हुआ? 4 गो हुआ। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार साथियों ये है अनुच्छेद 29 और 30 में है, ठीक। उसके बाद एक और है, वो है आपका मूल संवैधानिक उपचार, ये अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचार ये अनुच्छेद 32 में। तो आप गौर से आप सोचिए, अगर ये 6 तरह की जो स्वतंत्रता दिया गया है, मतलब 6 तरह के अधिकार की बात किया गया है, अगर ये अधिकार हम लोग को नहीं मिला होता तो फिर मानव जीवन पशु के समान हो जाता। जैसे कि समानता का अधिकार, इसमें जो है आपको ऊंच नीच जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस मतलब ऊंच नीच नहीं सोचना है, सबको जो है एक समान लेकर के मानना है, सबको जो है जाति वंशज धर्म के आधार पर या विधि के सामने जो है नियम कानून जो है, मतलब नियम कानून जो है सबके लिए क्या होगा? एक समान होगा, चाहे वो भारत के सबसे ऊंचे से ऊंचे पद पर ही व्यक्ति बैठा क्यों न रहे वो, या फिर जो है देश के सबसे गरीब आदमी ही क्यों न रहे, मतलब सबके लिए विधि जो है एक समान होगा। उसके बाद स्वतंत्रता, अभी जो हम आपको बोल के पढ़ा रहे हैं, आप जो है किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, आप जो है कहीं घूमने जाते हैं, आप जो है दुकान डलिया अपना चला रहे हैं, आप जो है आपको खेती करने का मन आया खेती चला रहे हैं, आपको अभी गाड़ी खरीदने का मन होगा गाड़ी खरीद लेंगे। तो ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, ये जो जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है ना, तो ये सब अधिकार हमें 19 से 22 तक, 19, 20, 21, 22 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है ना, अपने निजता के अधिकार की बात की गई है, जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अगर ये सब स्वतंत्रता, ये सब अधिकार अगर मानव जीवन को नहीं मिला होता, अगर संविधान सभा ने ये सब अधिकार हमें नहीं दिए होते, तो सोचिए मतलब स्थिति मानव जीवन की कैसी होती। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी के साथ जात के आधार पर या धर्म के आधार पर आप शोषण नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, आप जो है मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं, या फिर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग मस्जिद में जाते हैं माथा टेकने, है ना। उसके बाद गिरजाघर में जाते हैं, उसके बाद यहाँ गुरुद्वारा में, सिख धर्म को मानने वाले लोग गुरुद्वारा में जाते हैं पूजा करने। तो आप जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है। आपको जो है जिस धर्म को अपनाना है, जिस धर्म को फॉलो करना है, उस धर्म को आप फॉलो कीजिए, उस धर्म को मानिए, अपना धर्म के प्रति स्वतंत्र रहिए, जो भी भगवान को पूजा पाठ करना है कीजिए, इसके लिए जो है आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाएगा। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 25 से 28 तक की गई है। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति, प्रत्येक व्यक्ति को अपने संस्कृति में जीने का अधिकार है। जैसे कि भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है, विविधता में भी एकता वाला देश है। जैसे कि आप उत्तर से दक्षिण जाइएगा, पूर्व से पश्चिम जाइएगा, तो सारे राज्य, भारत में 28-29 राज्य हैं, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश हैं। सारे राज्य में लोगों की संस्कृति, खान पान, पहनावा, रहन सहन अलग अलग है। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल में चल जाइए, पूर्वोत्तर भारत में चल जाइए, वहां आपको अलग तरह के भाषा मिलेगा, वहां बंगाली भाषा मिलेगा, आसामी भाषा मिलेगा, रहन सहन अलग मिलेगा, खान पान अलग मिलेगा। वहीं अगर आप उत्तर भारत की तरफ जाइए तो वहां पर आपको हिंदी बोले जाने वाली भाषा मिलेगी। वहीं आप दक्षिण भारत की तरफ जाइए तो वहां पर जो है अंग्रेजी बोले जाने वाली भाषा मिलेगी, अंग्रेजी, या फिर तमिल, है ना, तेलुगु इत्यादि। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भारत के चारों दिशा में जाएंगे तो रहन सहन, खान पान, बोली विचार, संस्कृति सब अलग अलग है। फिर भी जो है हमारा देश अलग अलग प्रकार से लोगों का रहन सहन अलग होते हुए, खान पान अलग होते हुए
भाषा अलग होते हुए विविधता में एकता वाला देश है। तो विविधता में एक किस प्रकार से हो रहा है, तो संविधान की वजह से हो रहा है। विविधता होते हुए भी अगर हम सब भारतीयों को बांध करके एक जगह अगर रख रही है तो वो संविधान ही रख रही है। तो आप संस्कृति से वंचित नहीं कर सकते हैं, सबको अपने अपने राज्य की संस्कृति मानने के लिए स्वतंत्र है, सभी को अपना शिक्षा पाने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। और यहाँ तक कि किसी भी राज्य सरकार को 14 वर्ष 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की भी बात की गई है। जैसे कि बिहार सरकार आप देख रहे होंगे, बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या फिर हाई स्कूल, उच्च विद्यालय जो संचालित हो रही है बिहार सरकार के माध्यम से, वहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक, उसके बाद संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का मतलब ये हुआ, अगर आपसे किसी भी प्रकार का जो ये मौलिक अधिकार दिया हुआ इसका अगर आपके साथ हनन होता है तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो है आप याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दिया गया है, आप सोचिए अगर 6 प्रकार की स्वतंत्रता अगर नहीं दिया गया होता तो मानव विधि के समक्ष एक समान नहीं रह पाता, है ना, विधि के समक्ष एक समान नहीं रह पाता। उसके बाद कहीं उसको आने जाने की स्वतंत्रता नहीं रहता, है ना, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में नहीं जा पाते, है ना, दूसरे राज्य के लोग तीसरे राज्य में नहीं जा पाते, लोग एक दूसरे के साथ शोषण करते। उसके बाद धार्मिक मतलब एक धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्म को सताते, यही सब तो होता। तो ये जो 6 प्रकार के मूल अधिकार जो दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, ये जो मौलिक अधिकार की बात है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस चीज को हमने संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। वहीं अगर रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, रूस से जो है संविधान सभा ने मौलिक कर्तव्य को अपनाया। ठीक, मौलिक कर्तव्य को लिए, सॉरी, संविधान सभा ने नहीं अपनाया है, मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान, 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है इसको जोड़ा गया। और यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो है मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, उसके बाद रूस से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह की जो न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये 3 तरह की जो न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह की न्याय रूस से लिया गया है। वहीं अगर नहीं, उसको आगे बताएंगे। रूस से लिया गया सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ये जो है रूस से लिया गया है। ठीक, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया आयरलैंड से। वहीं आयरलैंड से जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करते हैं, इस चीज को भी जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, तो जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करते हैं उसको भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को मित्रों दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। इस भी चीज को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये सब जो चीज था, ये सब जो हमने आपको छोटी छोटी बातें को बताया, ये सब जो है क्या था, ये सब बाहरी स्रोत ही तो था। ये सब बाहरी स्रोत मतलब संविधान सभा ने बाहर के देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें से जो भी चीजें को अच्छी लगी उसको संविधान सभा ने यहाँ के संविधान में अपनाया। ठीक, इस चीज को आप समझ गए होंगे।
और ये सब संविधान की विशेषता ही ना है। ठीक, ये सब संविधान की क्या है, विशेषता ही तो है। अगर भारतीय संविधान की बात करें, संविधान दो तरह के होते हैं। संविधान जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कठोर और एक होता है लचीला। एक होता है लचीला। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीला किस वजह से होता है? तो संविधान संशोधन में जो संविधान संशोधन कठोर से मतलब कठोर तरीके से किया गया, मतलब उसको संशोधन करने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो होता है कठोर संविधान। और कई सारे संशोधन एकदम आसानी से हो जाते हैं, वो होता है लचीला संविधान। जैसे कठोर संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान जो है ये कठोर संविधान में आता है, और वही ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान में आता है। मतलब अमेरिका में अगर किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो वहां जो है कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और वहीं अगर ब्रिटेन में संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो आसानी से हो जाता है। ठीक, तो ये होता है कठोर और लचीला। और वहीं अगर भारत के संविधान की बात करें तो ये जो है न ही कठोर है और न ही लचीला है, मतलब अंशतः कठोर है, मतलब थोड़ा कठोर है और अंशतः क्या है, लचीला है। अंशतः लचीला है, मतलब थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला है। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला है। अब ये कैसे है? तो अंशतः लचीला कैसे है? अगर मानकर चलिए किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो या किसी राज्य को पुनर्गठित करना हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इस तरह के संविधान संशोधन विशेष बहुमत से हो जाते हैं। आप जो है इसको क्या करना पड़ता है कि संसद में जो है राज्यसभा और लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित करवा करके जो है विशेष बहुमत से पारित करवा करके राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है या राज्य को पुनर्गठित कर दिया जाता है। और विशेष बहुमत होता कैसे है? तो संसद में जब संविधान को संशोधन करना पड़ता है विशेष बहुमत के तौर पर, तो उसमें जो मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं, मतदान करने वाले जो सांसद होते हैं, उनकी संख्या 2/3 से ज्यादा रहनी चाहिए, 2/3 से ज्यादा रहनी चाहिए। और वहीं अगर अंशतः कठोर की बात करें तो जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को बदलना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को अगर बदलना है तो उसमें जो है विशेष बहुमत को तो अपनाना ही अपनाना होगा, बल्कि और भी कई जो राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, उस राज्य के लगभग आधे राज्यों के विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी होगी, आधे राज्यों के विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी होगी, और संसद में विशेष बहुमत पारित करके संविधान के में संशोधन किया जा सकता है। इस वजह से कह सकते हैं कि भारत की संविधान जो है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब न ही यह कठोर है और न ही क्या है, लचीला है। ठीक, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो ब्रिटेन की संविधान का पड़ा है, ब्रिटेन की संविधान का और अमेरिका के संविधान का। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस दो देशों के संविधान का पड़ा है, क्योंकि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की जो बात की गई है, एकल नागरिकता की जो बात की गई है, संसदीय प्रणाली की जो बात की गई है, संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता की जो बात की गई है वो ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। वहीं मूल अधिकार की बात की गई है, मूल अधिकार वो ब्रिटेन के संसद से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है, या न्यायालय जो है अपना स्वतंत्र तरीके से काम करेगी, न्यायिक स्वतंत्रता की बात की गई है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा ब्रिटेन और अमेरिका का क्या है, प्रभाव है। वहीं अगर आप भाग 18 को देखेंगे, भाग 18 को देखेंगे तो भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा किया गया। भाग 18 में जो है आपात उपबंध, ये भी संविधान की विशेषता है साथियों, आपात उपबंध की चर्चा किया गया। ये क्या विशेषता है कि 3 तरह के आपात उपबंध की चर्चा किया गया है। एक अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये तीनों जो है संविधान की विशेषता है। क्यों विशेषता है? अगर बाहरी आक्रमण होता है राज्य पर, राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, अगर अपने देश पर बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति पैदा हो या बाहरी आक्रमण हो तो 352 के तहत इमरजेंसी लगाया जाता है। आपातकाल, इमरजेंसी मतलब आपातकाल घोषणा कर दी जाती है। ठीक, आपात की घोषणा कर दी जाती है जब बाहरी आक्रमण हो देश के ऊपर या देश की स्थिति खतरे में हो, तो अनुच्छेद 352 के तहत आपात की स्थिति घोषणा कर दी जाती है। वहीं अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, मतलब सरकार गिर जाए सीधी,
अवस्था में ये समझिए कि अभी बिहार में सरकार जदयू और बीजेपी की चल रही है। अगर यहाँ पर सत्ता गिर जाए, सरकार गिर जाए, ठीक, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, तो यहाँ पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वहीं 360 जो है ये वित्तीय अनुपात से रिलेटेड है, वित्तीय आपात से, ठीक, वित्तीय आपात से। 360 अनुच्छेद 360 जो है 360 ये वित्तीय अनुपात के संबंध में है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण तरीके से डगमगा जाए, वित्तीय संकट हो जाए देश के ऊपर, वित्तीय मतलब पैसा खत्म हो जाए, तो ये वित्तीय आपात हुआ। और आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं है। मतलब आर्टिकल 360 जो है, अनुच्छेद 360 अपना देश के ऊपर नहीं लगा है, वित्तीय आपात आज तक नहीं आया है। इस भी चीज का आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो तीनों था ये भी संविधान की विशेषता था, 352, 356, 360 आप समझ गए होंगे। उसके बाद संविधान ने हमें वयस्क मताधिकार दिया है, वयस्क मतदान का अधिकार दिया है। संविधान ने हमें वयस्क मतदान का अधिकार दिया है, वयस्क मताधिकार दिया है, क्योंकि भारत में जो है संसदीय प्रणाली है। यहाँ संविधान ने भारत के लोगों को अपने मनपसंद जो है निर्वाचित, मतलब अपने मनपसंद नेता चुनने का अधिकार दिया है। संविधान ने भारत के लोगों को अपने मनपसंद नेता चुनने का अधिकार दिया है। आप अपने मनपसंद नेता को चुनिए, मतदान करके नेता को चुन करके संसद भेजिए या विधानसभा में भेजिए, वहां से जो है वो अपना सरकार चलाएगा। तो संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार यानी कि वयस्क मतदान का अधिकार दिया है। और 61वां संविधान संशोधन के तहत पहले जो है वयस्क मताधिकार की उम्र जो था 21 वर्ष था। 21 वर्ष के लोग ही जो है मतदान कर सकते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ और यह हुआ 1988 में। 61वां संविधान संशोधन 1988 में जब हुआ, तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत जो है 21 वर्ष से घटा करके वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष, अगर जो व्यक्ति 18 वर्ष के हैं वो मतदान कर सकते हैं, ठीक। और ये जो लागू हुआ 1989 में लागू हुआ। 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया और 1989 से जो है 1989 से ये लागू हो गया। और उस समय जो है राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी जो है युवा के चहेते थे, तो इस वजह से राजीव गांधी ने सोचा कि अगर हम 21 वर्ष से लेकर के अगर उम्र को 3 वर्ष और घटा करके 18 वर्ष कर देते हैं मतदान करने की उम्र को, तो हम युवा के नजर में और चहेते हो जाएंगे। इस वजह से 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत राजीव गांधी की सरकार ने मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया, ठीक। तो ये जो मतदान करने की जो ताकत है ये भी संविधान सभा ने ही दिया है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 में मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति मतदान कर सकता था। लेकिन ये जो है मतदान करने का अधिकार सबको प्राप्त नहीं था। ये जो मतदान करने का अधिकार जो है ये राजा राजवाड़ों को प्राप्त था, शिक्षित वर्ग के लोगों को प्राप्त था, जो व्यक्ति अंग्रेजों को टैक्स दिया करते थे उसको प्राप्त था। कहने का मतलब धनी मनी व्यक्तियों को प्राप्त था, राजा राजवाड़े को प्राप्त था प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने का अधिकार। महिलाओं को प्राप्त था, लेकिन कुछ सीमित महिलाओं तक ही ये प्रावधान था, कुछ सीमित महिलाओं को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और जब 1950 में संविधान सभा ने संविधान को लागू किया, तो यहाँ से जो है मतदान करने का अधिकार हम सब भारतीयों को मिला। जिसका वर्ष 18 वर्ष है वो जो है मतदान कर सकते हैं और अपने मनपसंद जो है जिसको जनता चाहे वो जो है उसको आप सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी भेज बना करके आप जो है संसद या विधानसभा भेज सकते हैं, ठीक। और भाग 15 में जो वयस्क मताधिकार की चर्चा है, भाग 15 में संविधान के भाग 15 में किया गया है वयस्क मताधिकार की चर्चा भाग 15 में। और भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में क्या है तो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है। और यहाँ पर जो है अनुच्छेद 324 से 29, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसकी चर्चा की गई है। और वहीं वयस्क मताधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 326 को आप ध्यान में रखेंगे। वयस्क मताधिकार मतलब वयस्क मतदान करने का अधिकार कौन देता है, तो वयस्क मताधिकार की चर्चा अनुच्छेद 326 में किया गया। मतलब जो आप मतदान करते हैं, आप वोट डालते हैं, चुनाव के समय जो आप वोट डालते हैं,
वो आप अनुच्छेद 326 के तहत डालते हैं। अनुच्छेद 326 ने आपको मतदान करने का अधिकार दिया है, इस आर्टिकल ने, तो 326 को भी आप ध्यान में रखेंगे। और निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग 15 में किया गया है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये था संविधान की विशेषताएं जिसके वजह से हम और आप क्या करते हैं, मतदान करते हैं। अब पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, अगर पूरे विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में एक अपना देश भारत ही मिलेगा, एक अपना देश भारत ही मिलेगा जहां पर जो है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। जैसे कि कई सारे देश हैं जहां पर द्विस्तरीय शासन प्रणाली है, मतलब केंद्र और राज्य, और यहाँ पर भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। पहला नंबर पर केंद्र सरकार आती है, वहीं अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो राज्य सरकार आती है, और राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के क्या है, अधीन है। ठीक, और वहीं अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पर जो है स्थानीय सरकार आती है, स्थानीय सरकार यानी कि ग्राम पंचायत कह सकते हैं, ग्राम पंचायत। मतलब भारत जो है पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश भारत है जहां पर त्रिस्तरीय मतलब त्रिस्तरीय क्या है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। मतलब ऊपर में केंद्र सरकार जो है, उसके बाद राज्य में राज्य सरकार अपना शासन प्रशासन चलाती है, और गांव में ग्राम पंचायत के स्तर पर मतलब मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, या फिर जिला परिषद के अलावा जो वार्ड पार्षद होते हैं, उसके बाद पौर, महापौर जो होते हैं वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड या नगर पालिका से रिलेटेड होते हैं। मतलब इस त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में ग्राम पंचायत को जोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत में अधिकांश जो है, मतलब पूरे देश की बात करें, इसमें गांवों की संख्या ज्यादा है, लगभग 6 लाख के आसपास गांव है। तो अगर यहाँ पर अगर केंद्र सरकार की ही शासन रहती और अगर राज्य सरकार की ही शासन रहती, तो गांव तक राज्य की सरकार को, राज्य की मुखिया को या केंद्र की मुखिया जैसे मोदी जी को या फिर नीतीश जी को गांव तक तो जाने में तो नहीं सकेंगे, गांव तक तो नहीं जा पाएंगे। इसलिए गांव के विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर विकास हो। भारत देश का विकास कैसे होगा, जब ग्रामीण स्तर पर गांव का विकास होगा, निम्न स्तर पर गांव का विकास होगा, गांव में सड़क होगा, गांव में बिजली होगी, गांव में सरकारी स्कूल का व्यवस्था होगा, गांव के लोग शिक्षित होंगे, है ना। तो ग्रामीण स्तर पर विकास हो, इसके लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया। इसी के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया कि ग्राम पंचायत जो है वो भी अपना मतदान करने के अधिकार से अपना मुखिया यानी कि अपना सरकार चुनेगी। मुखिया, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद और महापौर इत्यादि को चुनेगी, और वो जो लोग चुने जाएंगे वो जो है ग्रामीण स्तर पर गांव में विकास करेंगे, ग्रामीण स्तर पर गांव में विकास करेंगे। तो राज्य सरकार वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। ये अधीन कैसे होती है, इस चीज को समझिए। बाहरी मामलों में जितने भी फैसला लेंगे वो केंद्र की सरकार लेगी। भले ही केंद्र सरकार अपनी शासन व्यवस्था, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, वो अपने राज्य में अपनी शासन व्यवस्था को तो चलाएगी, लेकिन कुछ ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, जैसे कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया, तो उनके फैसला को सारे राज्य को, सरकार को मानना पड़ा, है ना। जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन का विरोध किसी राज्य का सरकार किया नहीं किया, मोदी सरकार का जो फैसला आया उस फैसला को सारे राज्यों को मानना पड़ा। इस वजह से कह सकते हैं कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार की अधीन है, और ग्राम पंचायत जो है ये राज्य सरकार के अधीन है। मतलब आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में जो सड़क बनेगी, वहां पर जो है सरकारी स्कूल का व्यवस्था किया जाएगा, वहां पर बिजली की व्यवस्था किया जाएगी, ये सब व्यवस्था राज्य सरकार करके देगी, वो सब व्यवस्था राज्य सरकार करके देगी। तो साथियों, ये सब जो था संविधान की विशेषता था। संविधान की एक चीज और को आप समझिए कि संविधान ने हम सबों को, मतलब भारत जैसे देश को, संविधान सभा ने संप्रभुता की शक्ति दी, संप्रभुता की शक्ति। और ये संप्रभुता की शक्ति है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि अपने आप में फैसला लेने में स्वतंत्र, मतलब वैसा राष्ट्र, वैसा देश जिसके ऊपर बाहरी तौर तरीके से या बाहरी देशों के द्वारा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव न दिया गया हो। हम अपने आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में, जो हमारा देश भारत है, ये फैसला लेने में स्वतंत्र है। भारत के ऊपर न ही अमेरिका का दबाव है, न ही ब्रिटेन का दबाव है, न ही जापान का दबाव है, न ही किसी भी अन्य देश का भारत के ऊपर दबाव नहीं है। ये अपने आंतरिक मामले में, जैसे कि जम्मू कश्मीर
तो जब धारा 370 को हटाया गया तो भारत सरकार ने निष्पक्ष होकर के हटाया, इसके ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं रहा। तो या तो आप ये भारत सरकार अपने आंतरिक मामलों में कोई फैसला उठाए या बाहरी मामलों में फैसला उठाए, ये किसी भी देश के फैसला को या किसी भी देश के दबाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि अपने आप में स्वतंत्र, अपने ऊपर जो है किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो। तो संप्रभुता की ताकत किसने दिया? संप्रभुता की ताकत संविधान सभा ही नहीं दिया, संविधान सभा ने ही संप्रभुता की ताकत को दिया। इस वजह से हमारा जो देश है वो अपने आप में क्या है? संप्रभुत्व है, संप्रभुत्व है। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और हमारे क्लास को करते रहिए इसी जोश जुनून के साथ। थोड़ा उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमें आप ही से उम्मीद है। हमें सपोर्ट कौन कर सकता है? एक छात्र को एक छात्र ही उम्मीद दे सकता है, सहारा दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।